डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 9 की केमिस्ट्री का गैस पेपर बताऊंगी, जो कि कल आपका इम्तिहान है। ठीक है ना। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि मैंने निकाले हैं। इंशाल्लाह आप ये करके जाइएगा, रिवाइज़ करके जाइएगा। इंशाल्लाह ये बहुत हेल्पफुल होगा, आपका 100% पेपर करवाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मैं ख़ुद केमिस्ट्री की और बायो की टीचर हूँ, तो मैं ये पढ़ाती रही हूँ और इसलिए मुझे काफ़ी कुछ इसके बारे में पता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड एग्ज़ाम जो आने के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने एक साथ किया है। अब सबसे पहले तो सेक्शन ए होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव के मैं कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं देती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट ना ऐसे सिलेक्टिव नहीं होते। ऑब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट के लिए मैं हमेशा बच्चों को दो तरह से जो है ना गाइड करती हूँ। एक, आप 10 इयर्स के जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो अच्छे से कर लें, ज़रूर करके जाएं 10 ईयर के फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा जो है ना, प्लस बुक के एंड में जो MCQs हैं और जो भी जो है ना MCQs गिवन है, वो ज़रूर करके जाएं। सही है। आपका इंशाल्लाह देखिएगा 100% जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स के जो है ना वो बनाता है कि ये 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही आएगा, तो ये फेक ही होता है। या फिर उसको पेपर पहले से पता होगा कि उसने जो है ना पेपर पहले से निकलवाया हुआ होगा, ऐसा कुछ होगा तो कोई 10 के 10 MCQs बता सकता है या 15 MCQs बता सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। आप 10 ईयर के ऑब्जेक्टिव्स करके जाएं और बुक के एंड में जो भी MCQs हैं वो अच्छे से करके जाएं, आपके सारे MCQs हल हो जाएंगे। फिर सबसे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप जो पहला सवाल है वो केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस अच्छे से करके जाएं। ठीक है ना। वैसे तो 4 ब्रांचेस भी आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना वो मेंशन भी कर देते हैं कि ये वाली ब्रांचेस करें, तो बेहतर यही होता है कि आप सारी ब्रांचेस, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही है कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी करके जाएं। ठीक है। क्योंकि वो भी सवाल आजकल बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे फ़िज़िक्स में हो। ये शुरू के चैप्टर के सवाल तमाम 2 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स में ही से ही तकरीबन 50% पेपर बना लिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आप डिफ़ाइन जो है ना करने, डेफिनेशन आपको बतानी है, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफ्यूजन, मोलैरिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्वस सॉल्यूशन, इन सबको अच्छे से डिफ़ाइन करके जाइएगा। सही है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पोस्टुलेट्स आते हैं, या तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आ जाएंगे या फिर बहुत से एटॉमिक मॉडल के आ जाएंगे। फिर ये वाला सवाल लाजमी आता है, बैलेंस द इक्वेशन। आपके एक जगह प्रोडक्ट दिया हुआ होता है और एक जगह जो है ना आपने रिएक्टेंट दिया हुआ होता है। अभी तक तो आपने अच्छे से जो है ना ये कर लिए होंगे बैलेंस द इक्वेशन। सही है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो मैंने गिवन है ये सारी बुक्स की हैं, बुक की ही इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसके अंदर जो है ना मैं आपके लिए हल कर देती हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे 2 के यहाँ पे ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पे बस आप 2 लगा दीजिएगा, देखें पूरी बैलेंस हो गई है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आपको बैलेंस द इक्वेशन, अब मेरे पास समझाने का तो टाइम नहीं है, आपको सारे एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बैलेंस करने होते हैं। अगर आपको ये वाली इक्वेशन जो है ना करनी आती है तो अच्छी बात है, वरना आप इसे अच्छे से याद भी करके जा सकते हैं। सॉरी, 10 लिख दिया, 6 आएगा। सही है। यहाँ पे H2 कितने हैं, 4 3 12 हो गए। सही है। यहाँ पे 6 आएगा, 4 3 6। सही है। अब ये देखें ऑक्सीजन भी 4 और 6 10 ऑक्सीजन हो गए। यस, ये बैलेंस हो गई है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये भी बैलेंस हो गई है। ठीक है ना। इस तरह से आपने बैलेंस करना है प्रोडक्ट और
ये क्या उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे रिएक्टेंट है, सही है, और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। इनको जो है ना आपने क्या करना है, सही है, बैलेंस करना है एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दोनों साइड के। देखें सारी इक्वेशंस में यहाँ पे K2 था, N2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पे भी K2 हो गए, N2 हो गया, और ऑक्सीजन देखें 6 हो गए। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा सवाल जो कि शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आ जाता है मोल, सही है ना। अब मोल के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सही है ना। तो आप मोल की डेफिनेशन सबसे पहले जिसका भी न्यूमेरिकल होता है उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी पूछ लेते हैं। फिर आपने 2 सवाल ऐसे हैं जो कि दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल 10 ग्राम ऑफ H2SO4 में निकालने के लिए आ सकते हैं, या 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में निकालने के आ सकते हैं, सही है। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना बहुत आसान होता है। अब मोल्स का फॉर्मूला लिखें, मास अपॉन मोलर मास, सही है, सही है ना। मास, अब यहाँ पे देखें मास कितना गिवन है, 10 ग्राम मास है, और H2SO4 का क्या मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, सही है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा 0.10 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ निकालनी है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। ये भी बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू Na को मोल से जो भी मोल आया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। Na क्या होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ मोल्स देखें कितने निकले, 0. ये एक दफ़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा याद है कि इसका आंसर यही होता है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख दीजिएगा, सही है। अब उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं इसी तरह ग्लूकोज का भी आ सकता है, ठीक है। दोनों का सेम, या तो क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, 2 ही आपके बुक में दिए हुए हैं एंड में, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंसेस जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मेटल नॉन मेटल की आ सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आ सकती है, पोलर नॉन पोलर, कंपाउंड मिक्सचर, सोडियम आयरन, इनमें से सारे डिफरेंसेस अच्छे से करके जाइएगा। कोई सा भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केमिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि 9 केमिस्ट्री 10 केमिस्ट्री और जो है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मोस्टली पूछा जाता है कि ये इनके कॉमन नेम्स हैं, सही है। इनके क्या जो है ना फॉर्मूले हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके आंसर भी लिख दिए। लाइम स्टोर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। देखें, या तो इसका केमिकल फार्मूला भी पूछ सकते हैं, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, आप दोनों अच्छे से याद कीजिएगा। लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे तो आपको इतने माशाल्लाह से आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, कार्बोनेट होता है, सही है। सो ये तो आपको पता ही होगा कि सोडियम क्लोराइड है, ये ग्लूकोज है। वॉशिंग सोडा जो है ना सोडियम कार्बोनेट, बॉटम के क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं, उसके साथ सैंड जो है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, सही है। इसके फॉर्मूले अच्छे से करके जाइएगा आप। उसके बाद आ जाता है अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब मेटल्स को मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है, अलॉय बनाता है, ठीक है ना। अब कोई से भी 3 अलॉय के नाम आ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उनकी कॉम्पोजिशन आ सकती है कि वो किस किस के बने। मैंने देखें आसान से, अभी के आखिरी दिन है, आपके जहन में रहे, तीनों कॉपर के जो है ना अलॉय निकालें कि कॉपर कॉपर कॉपर, तीनों ब्रास में भी कॉपर आता है, ब्रॉन्ज में भी कॉपर आता है और बेल मेटल में भी कॉपर आता है। ब्रास में कॉपर जिंक के साथ आता है और बेल मेटल में कॉपर जो है ना टिन के साथ आता है। और ये जो बीच वाला है इसमें जिंक, टिन और कॉपर तीनों मौजूद है। इससे याद रख लीजिएगा कि एक जिंक के साथ आता है ब्रास, दूसरा टिन के साथ आता है, और जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर जिंक, टिन और कॉपर तीनों मौजूद है।
इससे ब्रास से डो नॉब्स बनाते हैं और ब्रॉन्ज से जो है ना कॉइन और मेडल बनाते हैं। इससे कास्टिंग और बेल वगैरह के बनाने के काम आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 9 जो कि डिफाइन आइसोटोप्स। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, सही है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके अंदर क्लोरीन की, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी बुक में क्लोरीन की और हाइड्रोजन की तो बहुत आसान है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, सही है, और ट्राइटियम दिया हुआ है। ये अच्छे से याद रखिएगा, जिसके देखें सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर एक सवाल जो बहुत यूज़फुल होता है वो आता है कि हाउ मैनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, ये गिवन जो है ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन तो बहुत आसान होता है निकालना, जो भी नंबर ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और ये होता है एटॉमिक मास होता है, सही है ना। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिख देंगे, सही है, और वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तीनों सेम होते हैं। इसका मतलब अगर ये पहला दिया हुआ है, इसके अंदर 17 के क्लोरीन है, सही है, 17 इसका क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, 17 इसका क्या दिया हुआ है इन्होंने, 17 इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 17 है। आप इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है ना वो 17 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 है, ठीक है ना। अब इसका जो है ना तीसरा चीज़ जो उन्होंने मांगा है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, जो भी इसका एटॉमिक मास होता है उसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इसका आसान तरीका ये, नीचे वाला नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, ऊपर नंबर एटॉमिक मास होता है। तो इसके अंदर क्या है, 37 में से 17 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आ जाएंगे, सही है, जो कि कितने हैं, 10, सही है ना। इस तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुझे मौका मिला, मैंने आपको समझा भी दिया है, सही है। इसके बाद लॉज आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। लॉ ऑफ ट्राइड्स जो कि तीन एलिमेंट से बनाया गया था। फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव था जो कि 8 एलिमेंट पे था। फिर मेंडलीव्स लॉ है जो कि पूरा पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया था, सही है। ये इसे अच्छे से कर लीजिएगा, इन लॉज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल किसका होता है, ये डाइल्यूशन का न्यूमेरिकल है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दिया हुआ होगा, सही है, उससे आपने क्या करना है, ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, सही है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दिया हुआ होता है, उससे आपने डाइल्यूट करना होता है। देखें लिखा हुआ भी है, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.4 मोलर mg मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम आ स्टॉक सोल्यूशन। और स्टॉक सोल्यूशन कौन सा होता है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। ऑफ 2 मोलर, इसका मतलब जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो कितने का है, 2 मोलर का है, सही है। अब इसमें से आपको क्या बनाना है, 0.4 मोलर सोल्यूशन बनाना है और कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 100 वॉल्यूम। जो आपको बनाना होता है ना वो क्या होता है, आपका डाइल्यूशन होती है, ये M2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, और जिसमें से बनाना होता है ना वो कंसनट्रेटेड होता है। तो वॉल्यूम जो है ना आपको निकालना है, सही है। हाउ डू यू प्रिपेयर, सही है। हाउ डू यू प्रिपेयर का मतलब आप कितना, आपके पास जो है ना मैग्नीशियम सल्फेट होगा जिसको लेके आप डाइल्यूशन करके 0.4 मोलर MgSO4 बनाएंगे। तो आपके पास स्टॉक जो दिया हुआ होता है वो क्या होता है, M1 होता है, ठीक है, और जो बना रहे होते हैं वो M2 होता है, और जितना बनाना होता है वो क्या होता है, V2 होता है। अब इस सारे फार्मूले में डाल के आप M1 निकाल लीजिएगा, M1 कह रही हूँ, V1 निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपकी क्या होगा, आपका कंसनट्रेशन जो है ना वो ये डाइल्यूशन हो जाएगी। देखिए ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को
डाइल्यूशन कर लिया आपने, सही है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका मोलैरिटी का। मोलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है आपको मालूम करना होता है कितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कितनी जो है ना सोल्यूशन की कितनी मोलैरिटी है जो भी सोल्यूट उसमें मौजूद है। इसके अंदर भी मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ होता है, सही है, ये मास दिया हुआ है। इसके बाद सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी निकालनी है। आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है, अब आपको किसकी निकालनी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसके अंदर जो है ना सॉल्ट गिवन है, तो इसका मतलब आपको सॉल्ट का मोलर मास निकालना है। सॉल्ट का मोलर मास कितना होता है, 58.5 होता है, सही है। तो यहाँ पे जो मोलर मास लिखेंगे इसका कितना लिखेंगे, 58.5। मास इसका होगा 20 ग्राम 1000, तो इसके मोलैरिटी के फॉर्मूले में ही शामिल है। और वॉल्यूम कितना होगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। या आप सारे जो है ना इससे मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे, आपकी मोलैरिटी निकल जाएगा। फिर जो 14 क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस का है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना इसकी डेफिनेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है जो कि फैराडे का लॉज हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपके शॉर्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट थे फॉर द नाइन्थ, क्या कहते हैं, 9th क्लास के बच्चों के लिए। थोड़ा बहुत जो भी मैं समझा सकती थी इतने से वक्त में मैंने आपको समझा लिया। मे बी वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सही है, राइट नाउ। उसके बाद जो है ना आपके पास क्या होते हैं लॉज हैं जो कि अब आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है। डिस्क्रिप्टिव सवाल में जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से निकले हैं वो क्या है, आप बॉयल्स लॉ करें, चार्ल्स लॉ करें, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या होता है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने बताया था ये लॉ, सही है ना। और चार्ल्स लॉ क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है। जेकस चार्ल्स ने ये लॉ दिया था, ये लॉ बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद आयनिक बॉन्ड होती है। उसके बाद आपके बुक में जो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है ना, सही है ना। तो मैं बता रही थी आपको आयनिक बॉन्डिंग में कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद से होती है, ठीक है। उसके बाद NaCl की फॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स लिखने हैं जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आपके क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो आपने सिंगल जैसे हाइड्रोजन है, सही है ना, उसका आपने पूरा डायग्राम भी बना के शो करनी है, ठीक है। इसी तरह डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। उसके बाद आ जाता है, ये थोड़ा सा तस्वीर लेने में मुझे मुश्किल, वो ब्लैक हो गई है। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जो कि रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था कि उसने एटॉमिक मॉडल निकाला था, सही है। एटॉमिक मॉडल निकालने वाला एक्सपेरिमेंट है और ये अच्छे से करके जाइएगा। या फिर डी ब्रॉगली का जो है ना जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी वो कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, पूरी जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह उसके अंदर पूरा ये सेल बनता है और उसके अंदर एक सेल से कैथोड से एनोड की तरफ जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर हाउ स्टील ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन जो है ना कैसे, हाउ स्टील ऑब्जेक्ट स्टील के ऊपर कैसे जो है ना टिन चढ़ जाएगा, ये आपको बताना है, ये आपकी बुक में मौजूद है, सही है। आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देना है। ये बहुत लंबा सवाल होता है, कोशिश कीजिएगा अगर टाइम है तो करें, वरना तो कोई और चीज़ जो है ना ऑप्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये आता भी है और इसके अंदर सब चीज़ें ही लिखनी होती हैं। लॉन्ग फॉर्म में ग्रुप्स और पीरियड सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सही है, और के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वो आपने क्रूक्स ट्यूब जो आपकी उसके अंदर मौजूद है वो आप अच्छे से करके जाइएगा,
ठीक है ना। उसके बाद ड्राई सेल की डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा पेपर है केमिस्ट्री का, जो कि हमने भी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट यही सब करवाए हैं। ऐसे तो पूरा ही करवाया है, लेकिन ज़ाहिर है एंड में सारी चीज़ें आप एकदम से सारी रिवाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का कोई कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आ जाए तो उसमें रिवाइज़न हो जाए तो अच्छा हो जाता है, माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है, सारी चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपके लिए कुछ आसानी पैदा करूं और इम्पोर्टेंट निकालूं जो कि कल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसके आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।